हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 11 का पार्ट 1। तो आज हम देखेंगे इकाई 4। इकाई 4 में हम देखेंगे जलवायु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। जलवायु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे इकाई के वितरण में देखते हैं वायुमंडल, संगठन एवं संरचना, मौसम एवं जलवायु के तत्व, सूर्य तप, आपतन कोण एवं वितरण, पृथ्वी का उष्मा बजट, वायुमंडल का गर्म एवं ठंडा होना, संचालन एवं संवहन, पार्थिव विकिरण अभिवहन, तापमान, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान का वितरण, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर तापमान का व्युत्क्रमण, वायुदाब, वायुदाब पट्टियां, पवने और भूमंडलीय मौसमी एवं स्थानिक वायु राशियां एवं वाताग्र, वाताग्र में उष्णकटिबंधीय एवं बहिरूपण कटिबंधीय चक्रवात। अब देखते हैं अगला टॉपिक वर्षण, वाष्पीकरण, संघनन, ओस, पाला, धुंध, कोहरा, मेघ, वर्षा प्रकार एवं विश्व वितरण। अब विश्व जलवायु वर्गीकरण कोपेनहेगन के अनुसार ग्रीन हाउस प्रभाव, वायुमंडलीय उष्मन एवं जलवायु परिवर्तन। तो यह सब टॉपिक जलवायु से रिलेटेड है, तो हम इन सबको कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल के संरचना तथा उसका संगठन। तो यह आपका अध्याय 7 है, वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? हम लोग दिन में 2 बार भोजन करते हैं तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग हम प्रत्येक सेकंड लेते रहते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी के कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट तक ही जीवित रहना संभव नहीं होता है। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है। वायुमंडल जो होता है विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढकी हुई है। इसमें मनुष्य एवं जंतुओं के जीवन के लिए कुछ आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायु रंगहीन वायु रंगहीन गंधहीन होती है तथा यह पवन की तरह बहती है, तब हम इसे महसूस कर सकते हैं। वायु जो होती है रंगहीन एवं गंधहीन होती है, जब यह पवन की तरह चलती है तभी हम इसको महसूस कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल गैसों, जलवाष्प, धूल कणों से बना है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, यानी 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा न के बराबर हो जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। गैस देखते हैं। गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा कुछ भागों को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होती है। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर उसको पृथ्वी की सतह पर पहुंचाने से रोकता है। अब देखते हैं जलवाष्प, इंपॉर्टेंट गैस जलवाष्प। जलवाष्प जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। जलवाष्प जो है ऊंचाई के साथ, हाइट के साथ
घटती जाती है। जैसे इसकी हाइट बढ़ती है वैसे जलवाष्प घटता जाता है, घटती जाती है। गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे रेगिस्तानों जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन के 1% भाग से भी कम होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है, कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करती है। यह पृथ्वी को न तो अधिक गर्म तथा न ही अधिक ठंडा होने देती है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। अब अगला देखते हैं धूलकण। धूलकण धूलकण वायुमंडल में छोटे छोटे जैसे वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण निकलते हैं। धूल कण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनी वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में अधिक मात्रा में होते हैं। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिनके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना, यानी वायुमंडल का निर्माण किस तरीके से हुआ है। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। वायुमंडल जो होता है अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों से बना है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। जो पृथ्वी की सतह होती है वहां पर घनत्व अधिक होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो घनत्व घटता घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में बांटा गया है। तापमान के अनुसार यह है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। अब हम देखते हैं क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर है। इसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है तथा यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस संस्तर में धूल कण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है। इस संस्तर में क्या होता है कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर लगभग जो तापमान होता है 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस से ध्रुव की ओर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। यहाँ पर क्षोभ सीमा पर तापमान स्थिर होता है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। यह ओजोन परत का क्या काम होता है? यह यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र एवं हानिकारक तत्वों से बचाती है। ओजोन परत। ओजोन परत। अब देखते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल मंथ मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। यह संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी कमी होने लगती है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह 100 सेंटीमीटर हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इसमें विद्युत अवशेषित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इस संस्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती है। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि हो जाती है।
वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा संस्तर है तथा इसके इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस संस्तर में इस संस्तर में मौजूद सभी घटक विरल है जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले दो संस्तरों का ही अध्ययन करते हैं। मौसम और जलवायु के तत्व, इसके बारे में जो हमारी जानकारी मिलेगी वह 8, 9 और 10 वाले चैप्टर में मिलेगी, मौसम और जलवायु के तत्व के बारे में। तो यह चैप्टर काफी छोटा था। अब इसके बाद हम अगला चैप्टर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए वायुमंडल की संरचना का चित्र जीत दिया था जो कि हम लोगों ने नहीं देखा, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्षोभ मंडल है, यह समताप मंडल, यह समताप सीमा है, यह मध्य मंडल है, यह मध्य सीमा है, यह बाह्य मंडल है और यह बहिर्मंडल है। तो इस तरीके से वायुमंडल की संरचना हो गई। तो यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो क्षोभ मंडल, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन कण किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है धूल कण से। निम्नलिखित में से किसकी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर। निम्नलिखित में से कौन सी सौर विकिरण के लिए पारदर्शी एवं पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में। तो थैंक यू सो मच।